दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आप बच्चों से डिस्कस करेंगे रिकार्डो के आर्थिक विकास सिद्धांत के बारे में। तो बच्चों इससे पहले हमने आपको क्लासिकल मॉडल के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको 4 अर्थशास्त्रियों का नाम बताया था, जिसमें से पहले थे एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस और मिल। इन चारों के बारे में हम आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो रिकार्डो ने जो सिद्धांत बताया है, जो रिकार्डो का जो सिद्धांत है वो एडम स्मिथ के सिद्धांत से काफी अलग नहीं है, काफी कुछ सिमिलर है। तो वो वाली जो थ्योरी वीडियो है वो आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएगी। तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आप सिस्टमेटिकल तरीके से वीडियो देख सकें। वहां पर आपको तमाम तरीके के कोर्सेज मिलेंगे और जिनको आप एक्सेस कर सकते हो। तो बच्चों अगर हम बात करें रिकार्डो के विकास सिद्धांत की, तो रिकार्डो ने भी कोई क्रमबद्ध सिद्धांत नहीं बताया, लेकिन उनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। और उन्होंने अनेक पत्र लिखे, उस पत्रों में जो रिकार्डो के व्यू हैं उसके बारे में हमें काफी कुछ जानकारी मिलती है आर्थिक विकास के बारे में। लेकिन आमतौर पर हम रिकार्डो के विकास सिद्धांत से ज्यादा रिकार्डो का वितरण सिद्धांत के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि इस सिद्धांत को रिकार्डो का वितरण सिद्धांत भी कहते हैं। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रिकार्डो का जो वितरण सिद्धांत है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मिलेगा, तो आप वो भी जो टॉपिक है वो भी यही टॉपिक आपको कवर करा देगा। तो किस तरीके से उन्होंने वितरण के बारे में बात की, उसे समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि रिकार्डो का जो सिद्धांत है वो ये बताने का प्रयास करता है कि एक विकासोन्मुख पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दीर्घकाल में किस तरीके से स्थिर अवस्था को प्राप्त करती। देखिए यहां पे भी उन्होंने वही बात की है जो एडम स्मिथ ने की थी स्थिर अवस्था की, लेकिन स्थिर अवस्था पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो रिकार्डो के ने अलग बताई है और एडम स्मिथ ने अलग बताई है। दोनों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो बच्चों मान्यताओं की बात करते हैं, एक बार जल्दी मान्यताओं को समझ लेते हैं। अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है, इसका मतलब कीमत जो है वो समान रहेगी। इसके अलावा तकनीकी ज्ञान स्थिर है, यानी कि तकनीक का जो इंपैक्ट है वो हम 0 मान लेंगे। पूंजी और श्रम उत्पत्ति के परिवर्तनशील साधन है। तो इसके अलावा एक भूमि होती है, भूमि तो स्थिर होती है, भूमि स्थिर होती है, स्थिर साधन है। और श्रम और पूंजी को उन्होंने परिवर्तनशील साधन माना। भूमि की पूर्ति सीमित है, भूमि की उत्पादकता में विभेद है। विभेदात्मक भूमि का मतलब है, यहां पे लगान की बात कर रहे हैं, आपने रिकार्डो का लगान सिद्धांत पढ़ा था, यानी कि जो सबसे उर्वरक भूमि होगी वो ज्यादा उत्पादन देगी, जो कम उर्वरक भूमि होगी वो कम उत्पादन देगी। और इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से आप भूमि का प्रयोग कर सकते हो। और इसकी वजह से हासमान प्रतिफल नियम लागू होगा, यानी कि अगर आप एक लैंड का यूज कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका कुल उत्पादन 100 हो, दूसरी के बाद 180 हो जाएगा, तीसरी के बाद 240 हो जाएगा। इस तरीके से हासमान प्रतिफल नियम लागू हो रहा है। उन्होंने 2 क्षेत्र माने, कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र। श्रमिकों को जीवन निर्वाह स्तर के बराबर मजदूरी मिलती है, यानी कि यहां पे वही वाली बात आ गई कि मजदूरी का जो स्तर है वो जीवन निर्वाह के बराबर है। तथा पूंजीपति को जो आर्थिक मिलता है उसका प्रयोग वह पूंजी संचय में करता है। तो पूंजीपति ही मुख्य काम करता है। तो उन्होंने तीन लेबर फैक्टर माने, एल फॉर लैंड मान रहे हैं हम यहाँ पे, के फॉर कैपिटल, एन फॉर लेबर, यानी कि लैंड, कैपिटल और लेबर, 3 फैक्टर उन्होंने माने। तो बच्चों अब हम इसके तथ्यों की बात करते हैं। अब हम पूरे के पूरे टॉपिक पे आ जाते हैं बच्चों। और सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू समझाएंगे, पूरा का पूरा समझाएंगे स्थिर अवस्था किस तरीके से आएगी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि मेनली जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छी तरीके से डायग्राम के थ्रू समझ में आएगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने 3 वर्ग माने। भूमिपति जब काम करता है, यानी कि भूमि जब काम करती है तो उसे लगान मिलता है। पूंजीपति जब काम करता है तो उसे लाभ मिलता है, और श्रमिक काम करता है तो उसे मजदूरी मिलती है। मान लीजिए कुल उत्पादन हुआ, जिसे आप कुल आय भी कह सकते हो, 100 का, तो सबसे पहले निकाला जाएगा रेंट। सबसे पहले भूमिपति को लगान दिया जाएगा। मान लीजिए ये लगान दे दिया हमने 20 का, तो ये बचा वो 80 है। इस 80 को बोला गया अतिरेक। इस अतिरेक में से माइनस किया जाएगा मजदूरी। मान लीजिए मजदूरी दे दी हमने 40 की, या मान लीजिए मजदूरी दे दी हमने 30 की, तो जो बचेगा 50 वो लाभ कहलाएगा। और इस लाभ को क्या किया करेगा, वो पुनः निवेश कर देगा।
यह है अर्थव्यवस्था का तरीका। यानी कि सबसे पहले उत्पादन में से क्या दिया जाएगा, लगान दिया जाएगा, फिर मजदूरी, और उसके बाद शेष पूंजीपति को लाभ के रूप में प्राप्त होगा। यानी कि सबसे पहले क्या दिया जाएगा, लगान दिया जाएगा, लगान में से जो शेष बचता है उसे मजदूरी दी जाएगी, और मजदूरी के बाद जो बचेगा वो लाभ बचेगा। और जो लगान होता है बच्चों, वो एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस होता है। आप याद रखिएगा, डायग्राम में आपके काम आएगा। दूसरा, मजदूरी कोष मजदूरी जो है वो मजदूरी कोष में से दी जाती है, और हमेशा मजदूरी जो जीवन निर्वाह स्तर के बराबर होती है, ये हमने मान्यताओं में भी बच्चों समझ लिया था। इसके अलावा लाभ की जो दर है वो मजदूरी से विपरीत होती है, यानी कि जितनी ज्यादा मजदूरी होगी लाभ उतना ही कम होगा, और जितनी कम मजदूरी होगी लाभ उतना ही ज्यादा होगा। और पूंजीपति के दो काम होते हैं। देखिए, पूंजीपति को ये पूरा का पूरा जो रिकार्डो का जो फोकस है वो पूंजीपति पर है। एक जगह तो उन्होंने ये तक लिखा कि अगर पूंजीपति ना हो तो समाज भूखों मरेगा। पूंजीपति वो व्यक्ति होता है जिसे सब तमाम तरीके की अर्थव्यवस्था चलाने का काम होता है, वो लोगों को रोजगार देता है। इसलिए उनका यह मानना था कि पूंजीपति को पूरी तरीके से सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर देना चाहिए, उस पर सरकार का नियंत्रण कम से कम होना चाहिए, ताकि पूंजीपति स्वहित के लिए काम करे, साथ ही साथ लोगों को रोजगार दे। ऐसा रिकार्डो का विचार था। यानी कि उनका मानना था कि अपनी पूंजी ही लाभप्रद निवेश के अवसर प्रदान करता है, पूंजीपति ही अपने लाभप्रद निवेश के अवसर प्रदान करता है। पहला काम तो है कि लाभप्रद निवेश के अवसर ढूंढना, दूसरा है अपनी क्रियाओं द्वारा पूंजी संचय, राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक विकास में वृद्धि करना। रिकार्डो ने कहा कि अगर पूंजीपति ना हो तो समाज भूखों रह जाएगा और मजदूर बेसहारा। तो पूंजी संचय उन्होंने विकास का इंजन माना। बच्चों, उन्होंने माना कि जो पूंजी संचय है वो ही विकास का इंजन है। पूंजी संचय बचत पर निर्भर करता है, बचत आय पर निर्भर करती है, आय जो है वो लाभ पर निर्भर करता है, लाभ मजदूरी पर निर्भर करती है, मजदूरी को घटाकर लाभ को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि उनका यह मानना था कि मजदूरी जितनी कम हो समाज के लिए उतना अच्छा, लेकिन जीवन निर्वाह स्तर से तो नीचे मजदूर ले ही नहीं सकता मजदूरी। इसलिए उनका मेन फोकस ये रहा कि जीवन स्तर जो है उस पर ही मजदूरी मिले, ताकि लाभ जो है वो अधिकतम हो, और इस लाभ को पुनः संचय करके एक तरीके से अर्थव्यवस्था विकास की अवस्था को प्राप्त कर सके। लेकिन जैसे जैसे विकास होता है, खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ती है, कम उपजाऊ भूमि का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि आप कम उपजाऊ भूमि का प्रयोग कर रहे हो, इसलिए आपका उपज भी कम होगी। उपज कम होगी तो साथ ही साथ आपका मजदूरी भी बढ़ेगी, इससे आपका लाभ का हिस्सा गिरेगा, और लाभ का हिस्सा गिरते गिरते स्थिर अवस्था आ जाएगी। बच्चों, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हुई है इसमें तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सपोज कीजिए कि एक फर्म है, मान लीजिए एक पूंजीपति है, पूंजीपति वो क्या कर रहा है, 100 रुपए का उत्पादन कर रहा है, जिसमें से उसने मान लीजिए रेंट दे दिया 20 रुपए का और 30 रुपए की मजदूरी दे दी, और इस स्थिति में उसका जो लाभ है वो मान लीजिए कितना हो रहा है, 50 का लाभ हो रहा है। जिस लाभ को वो क्या कर रहा है, पुनः निवेश कर रहा है। लेकिन दूसरी भूमि से अब दूसरी भूमि से जो लाभ है दूसरी भूमि से जो उत्पादन है वो 100 का नहीं हो रहा, क्योंकि हासमान प्रतिफल नियम लागू है। इसलिए जब दूसरी भूमि का वो प्रयोग कर रहा है तो उत्पादन में कमी आएगी। क्यों उत्पादन में कमी आई? क्योंकि उसने कम कुशल भूमि का प्रयोग किया, लेकिन उसको लगान देना पड़ेगा। इसके अलावा उसको देना पड़ेगा मजदूरी। तो लाभ जो है वो पहले जो 50 आया था, अब लाभ जो है वो पहले की तुलना में कम आएगा। इस तरीके से धीरे धीरे अर्थव्यवस्था संचयी रूप में, शुरुआत में तो विकास होगा इसी प्रक्रिया से, लेकिन धीरे धीरे जब आप का जो रेंट है और मजदूरी है वो ज्यादा हो जाएगी तो आपका जो लाभ है वो बिल्कुल घटकर 0 के बराबर पहुंच जाएगा। और उस स्थिति में जब लाभ 0 हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था संचयी रूप में ले लेगी। तो बच्चों, डायग्राम के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की है। ये डायग्राम को मैं आपको समझा भी दूंगा एक बार, और अलग से भी मैं आपको समझा देता हूं। चलिए, अलग से मैं आपको डायग्राम समझा देता हूं, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये श्रमिकों की संख्या है, और जो मजदूरी है मान लीजिए ये है जीवन निर्वाह स्तर के बराबर मजदूरी। ये जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी है, जो कि हम W0 बोल देते हैं। और इस स्थिति में मान लीजिए ये हमारा है एवरेज प्रोडक्ट, और ये हमारा है मार्जिनल प्रोडक्ट।
अब मान लीजिए कि आपने N0 लेबर को काम पे लगा रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो, मैं नाम दे देता हूं इसको A, B और C, इसको हम बोल देते हैं H। नाम में क्या रखा है, मान लीजिए हम लगा रहे हैं उत्पाद, जो श्रमिक लगा रहे हैं, श्रमिक लगा रहे हैं हम ON0। तो इस स्थिति में जो कुल आय है, कुल आय कितनी है हमारी, कुल आय है हमारी ON0 ये वाला है, और CP ये हमारी कुल आय है। एवरेज प्रोडक्ट को लेबर से मल्टीप्लाई करके हमने कुल आय निकाल ली। इसमें से लगान कितना है, लगान यानी कि ये वाला हिस्सा देखिए, लगान है ये वाला हिस्सा, जिसको क्या हम बोलेंगे CBHP। इसका मतलब जो हमारा अतिरिक्त बचेगा, एक्सेस बचेगा, वो कितना बचेगा, ON0BH। ध्यान से समझिएगा बच्चों, कुल आय में से ये हिस्सा जो था, ये वाला हिस्सा, ये हमने दे दिया, ये हमारा लगान के रूप में था, ये हमने लगान दे दिया। अब ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये मजदूरी है, क्योंकि जीवन निर्वाह स्तर के बराबर मजदूरी है। तो इसमें से मजदूरी जो है वो माइनस करेंगे। मजदूरी कितनी माइनस करेंगे, ON0AW। तो जो बचेगा वो कितना बचेगा, वो ये बचेगा WABH, ये है लाभ। अब इस लाभ को हम क्या करेंगे, पुनर्निवेश कर देंगे। इस लाभ को हम पुनर्निवेश के काम में लगा देंगे। अब जब पुनर्निवेश के काम में लगा दोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी, धीरे धीरे लाभ घटेगा। मान लीजिए अगर हम N10 पे लगा देते हैं, श्रमिकों को लगाते हैं, तो अब देखिए का जो लाभ का स्तर है, ये तो लगान में चला जाएगा, ये वाला हिस्सा तो लगान में चला जाएगा, ये लगान हो जाएगा, ये लगान हो जाएगा, और इतना हिस्सा मजदूरी में चला जाएगा। तो ये बचेगा लाभ। ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब मान लीजिए धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं, श्रमिकों को इस लेवल पे ले आते हैं, इस लेवल पे N1 पे। और इस स्थिति में आप देखेंगे तो ये हमारी कुल आय है। मैं यहां पे लिखता रहूंगा बच्चों, कुल आय कितनी है, कुल आय है हमारी ON1, इसको हम नाम दे देते हैं D, इसको बोल देते हैं E, DE। इसमें से लगान कितना है, माइनस कर देंगे लगान। तो लगान की जो वैल्यू है वो देखिए, ये AP और MP का डिफरेंस है, तो यानी कि ये वाला है, इसको आप M बोल देते हैं। तो इसका मतलब लगान कितना है, WMDE। तो ये सारा का सारा लगान है, और ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये सारी की सारी मजदूरी में चला गया। यानी कि इस स्थिति में मजदूरी जो है वो भी है लिख लेते हैं पहले हम क्या करते हैं, अतिरिक्त लिख लेते हैं। तो ये करने के बाद जो हमारा बचेगा, यानी कि इसे करने के बाद जो बचेगा वो कितना बचेगा, वो बचेगा OW0MN1, और ये सारा का सारा जो है वो मजदूरी के रूप में मिल जाएगा। यानी कि जो लाभ होगा वो शून्य होगा। तो बच्चों ये है डायग्राम जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। यही बात हमने देखिए यहाँ पे भी बना रखी है, लेकिन हमने डायग्राम आपको अलग से समझा दिया ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए यही बात अपने आपको समझाने की कोशिश की है कि यदि श्रम जो है वो OW0 पे काम करता है, ON0 पे यहाँ तक काम कर रहा है, तो अब कुल आय जो होगी वो ON0CP होगी। ON0CP, नाम में कुछ नहीं रखा, नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं। इसमें से ये वाला हिस्सा लगान का है, ये वाला हिस्सा लगान में चला जाएगा, और ये वाला हिस्सा मजदूरी में चला जाएगा, और ये वाला हिस्सा लाभ के रूप में मिलेगा। लेकिन जब हम ज्यादा लेबर को काम पे लगाएंगे तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला सारा का सारा, ये सारा चला जाएगा लगान में, ये चला जाएगा मजदूरी में, और लाभ के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ये वाली स्थिति जो है वो स्थिर अवस्था को प्राप्त कर लेगी। यानी कि स्थिर अवस्था में इतने सारे श्रमिक काम करेंगे जो कि N1 के बराबर है।
एक और डायग्राम बच्चों है जो ये बताने के लिए है, इसको भी हम आपको एक अलग डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। जैसे उसमें हमने क्या बताया था, टीपी एपी एमपी बताया था, इसमें हम जो आपको बताएंगे वो बताएंगे टीपी के माध्यम से। देखिए डायग्राम को आप ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए सबसे पहले हम मान रहे हैं कि ये जो है ना, ये वाला, ये हमारी है मजदूरी, जो कि जीवन निर्वाह स्तर के बराबर है। यानी कि जैसे जैसे श्रम ज्यादा लगेगा, मजदूरी की जो बिल है, मजदूरी का जो बिल है वो बढ़ेगा। तो ये हमने मजदूरी मान लिया। दूसरा हम ये मान रहे हैं कि ये हमारा है टीपी, कुल उत्पादन है। अब कुल उत्पादन में से जब रेंट माइनस कर दोगे तो वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी। यानी कि कुल उत्पादन में से हमने क्या माइनस कर दिया, रेंट को माइनस कर दिया। यानी कि ये हमारा एक तरीके का अतिरिक्त है। यानी कि हमने क्या किया है, इसको प्राप्त करने के लिए कुल उत्पादन में से माइनस कर दिया है रेंट, यानी कि आप लगान बोल सकते हो आप इसको। अब आप मान लीजिए कि आप इतने लेबर काम पे लगा रहे हो, N0 लेबर काम पे लगा रहे हो, N0 लेबर काम पे लगा रहे हो। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ABC, यानी कि जो हमारा AN0 है, मैं इधर लिख देता हूं, जो हमारा AN0 है वो हमारा है मजदूरी, जो हमारा AB है वो हमारा है लाभ, और जो BC है वो है हमारा लगान। यानी कि ये वाला लाभ हो रहा है। अब अगर आप N1 लेबर काम पे लगाते हो तो देखिए आपके लाभ में कमी आ गई है, पहले से लाभ जो है वो कम हो गया। अगर हम इसको नाम दे दें, इसको बोलते हैं D, E और F, तो आप देखिए लगान जो है वो बढ़ा है, आपकी मजदूरी बढ़ी है, लेकिन लाभ घटे हैं। धीरे धीरे करके स्थिति उस स्थिति में पहुंच जाओगे। अगर आप इस जगह लगाते हो, इतना लेबर काम पे लगाते हो, तो इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा लगान में चला गया, ये हिस्सा मजदूरी में आ गया, लेकिन इस स्थिति में जो लाभ है वो शून्य होने की वजह से स्थिर अवस्था आ गई। ये मानना था बच्चों रिकार्डो का, जो कि हमने आपको समझाया किस तरीके से स्थिर अवस्था को अर्थव्यवस्था प्राप्त करती है। यानी कि लाभों में जो कमी आती है उसकी वजह से अवस्था स्थिर अवस्था को प्राप्त करती है। सेम बात हमने यहां डायग्राम के थ्रू बताई है। तो ये नोट्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। आप फ्री है ये नोट ऐप, जो नोट्स है हमारे वो आप एक्सेस कर सकते हो। आप हमारी ऐप के अंदर जाके आप उसको देख सकते हो। तो बच्चों ये पूरा का पूरा टॉपिक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगली वाली वीडियो से हम आप बच्चों को माल्थस का जो आर्थिक विकास सिद्धांत है वो समझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में ही मिलेगा, तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से अपने कोर्स को एक्सेस करके पूरे की पूरे वीडियो कोर्स का फायदा उठाएं। बच्चों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।